यूपी में छठे चरण की 14 सीटों के लिए कल होगा मतदान। पोलिंग पार्टियां की गई रवाना। सुरक्षा के चलते सील किए गए बॉर्डर। यूपी के 4 जिलों में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में किया आखिरी चरण के लिए प्रचार। आखिरी चरण के लिए अखिलेश यादव ने किया यूपी में धुआंधार चुनावी प्रचार। मतदाताओं से भरे भारी बहुमत से जिताने की अपील। रायबरेली में 7वें चरण के मतदान के लिए प्रियंका गांधी ने झोंकी ताकत। एक दिन में की 16 जगह नुक्कड़ सभा। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में आजम खान को हाई कोर्ट से मिली राहत। बेटे और पत्नी को भी मिली जमानत और सजा पर। और यूपी के 14 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट। 6 जिलों में हीट वेव, 15 में वार्म नाइट और कल से नौतपा पारा 48 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूर्य चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। यूपी की 14 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान होना है कल और छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ और जौनपुर मछली शहर, भदोही सीट पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में बूथों पर चुनाव कराने के लिए देर शाम तक पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। छठे चरण में मेनका गांधी और निरौहा समेत 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इन लोकसभा सीटों से जुड़े जो बॉर्डर हैं उनको भी सील कर दिया गया है। आपके सेक्टर में स्टेट आप ही है ना? और इसी बीच राजधानी लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छठे चरण के 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और विधानसभा उपनिर्वाचन गैसनी में वोट डाले जाएंगे। सुबह करीब 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दिव्यांग, वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। मतदान केंद्रों पर वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न कराया जा सके। वोटर आईडी के अतिरिक्त 12 अन्य आईडी मान्य होंगी। लखनऊ से हम खबर है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान। मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में बयान। विपक्ष ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। विपक्ष संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। दूसरी ओर संविधान के रक्षक होने का ढोंग कर रहा है। लगातार विपक्षी अलायंस की तरफ से धर्म के आधार पर आरक्षण का जिक्र किया गया और भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती हुई नजर आ रही है। बेबी रानी मौर्य का ये बयान, मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में ये बयान सामने आया है। तो विपक्ष ने धर्म के आधार पर आरक्षण और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का ये बयान।
नमस्कार, मैं बेबी रानी मौर्य, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संविधान के प्रति विपक्षी पार्टियाँ और उसके साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलके जो एक फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। बढ़ते आगे मऊ से अहम खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का चुनावी दौरा है। 26 मई को तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे और बैठक कर जीत की रणनीति बनाई। ब्रजेश पाठक बनाएंगे घोसी से अरविंद राजभर हैं बीजेपी प्रत्याशी। तो यानी कि 7वें चरण के मतदान को लेकर यह रणनीति मऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 26 मई को चुनावी दौरा आखिरी चरण के लिए यानी कि 1 जून को वोटिंग होगी और इसको लेकर यह दौरा बैठक कर जीत की रणनीति। तो घोसी से अरविंद राजभर हैं बीजेपी प्रत्याशी और अपने प्रत्याशी के समर्थन में किस तरीके से जनाधार जुटाया जाए, इसको लेकर एक ठोस रणनीति। बढ़ते आगे श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर। एसएसटी टीम और पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। चेकिंग के दौरान 1,31,200 रुपए बरामद किए गए। गिलौला क्षेत्र के दमावा बैरियर पर ये चेकिंग से बरामदगी हुई है। सीतापुर जिले का निवासी है वाहन चालक मनोज बताया जा रहा है। पैसे बरामदगी की सूचना पर आयकर विभाग को फिलहाल इस बात की सूचना दी गई है। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने को लेकर ये टीम गठित की गई थी। तो इस टीम ने यानी कि एसएसटी टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग के दौरान ये राशि बरामद की गई। बढ़ते आगे बुलंदशहर एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। बुलंदशहर से एक खबर सामने आ रही है। वैष्णो देवी दर्शन को जा रहा था परिवार और हरियाणा में जो ट्रैवलर टकराई। मरने वालों में कम से कम दंपत्ति 6 माह की एक बच्चे भी इसमें शामिल है। मृतकों के परिजनों से सिकंदराबाद जो एसडीएम है, सीओ हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ट्रैवलर में 35 लोग दर्शन करने के लिए निकले हुए थे। सिकंदराबाद के भोपतपुर गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बढ़ते आगे कानपुर से अहम खबर। बाइक सवार और अज्ञात वाहन की टक्कर हुई है। बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर में महिला की मौत। सड़क पर पड़े मोरंग से ये बड़ा हादसा हुआ और महिला पति संग रतनपुर आ रही थी। भटिया पोल चढ़ते समय यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर गांव से ही अपनी पत्नी शांति शर्मा को लेकर फिलहाल ये निकला हुआ था और हादसा हो गया। तो फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर से ये हादसा और इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत। तो पुल चढ़ते वक्त ये हादसा हुआ। मौके पर हालांकि प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीलीभीत से आपको खबर बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिरे हाई टेंशन लाइन चपेट में आकर करीब 25 लोग झुलसे हैं। तो अब तक 25 लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। घायलों का न्यूरिया सीएचसी अमरिया में इलाज जारी है। जायरीन उर्स की शिरकत करने के लिए दरअसल ये जा रहे थे और तहसील अमरिया क्षेत्र के गांव भरा पचीड़ा की ये घटना सामने आ रही है। पीलीभीत से अहम खबर, 25 लोग झुलसे हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो हाई टेंशन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है और करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, झुलसे हैं। हाई टेंशन की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली पर यह हाई टेंशन लाइन गिरी, जिसकी वजह से ये 25 लोग इसकी जद में आए। फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है, सीएचसी में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। तो जायरीन उर्स में शिरकत करने के लिए ये लोग निकले हुए थे और हादसे का शिकार हाई टेंशन की चपेट में आए। बढ़ते आगे, खबर कानपुर से है, जहां टेलीकॉम ग्रुप के माध्यम से लाखों रुपए कुछ ठगी करने वाले दो शातिर को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ठगी की गई रकम को फ्रीज किया गया है। और इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसीपी क्राइम मोहसिन खान ने बताया कि 24 मई 2024 को श्यामनगर की निवासिनी आकांक्षा गुप्ता द्वारा साइबर थाने में एक एप्लीकेशन दी गई और उनके द्वारा बताया गया कि टेलीकॉम ग्रुप के माध्यम से अधिक पैसा दिलाने और फायदा को लेकर कुछ लोगों ने उनके साथ साइबर फ्रॉड किया। उनका लाखों रुपए का चूना लगा है। थाना साइबर क्राइम में मुकदमा अपराध संख्या 34/24 पंजीकृत किया गया था। इसमें वादिनी थी आकांक्षा गुप्ता। उनका 2 दिन में 24 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में 36 लाख रुपया साइबर फ्रॉड के माध्यम से गया था। तो उसी पर कार्रवाई करते हुए एक अकाउंट हमको संदिग्ध मिला था, जिस पर हम लोग ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए हमको जो मुख्य क्रिमिनल था, जिसका अकाउंट यूज हुआ है, जिसमें पैसा आया था, उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सुनील है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता था। और इसको जो जिसके कहने पर ये काम कर रहा था, जिसने अकाउंट है, उसका नाम अजय पटेल था। वो मुख्य अभियुक्त है इस पूरे टीम में और उसी ने इनका अकाउंट यूज करके इस साइबर क्राइम पे पूरा कार्य किया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए। सारा पैसा कब्रिस्तान को देते थे ये लोग, उल्टा घुमाते थे। पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को ये कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में लगाते थे। योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों में कब्रिस्तानों की फंडिंग को लेकर घेरते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। उल्टा घुमाते थे
पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में, और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चपका देते थे कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे, लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है, और एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है, और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं गर्मी की। भयंकर तपिश से बचने को लेकर मनुष्य जतन कर लेते हैं, लेकिन दुधवा के वन्य जीव को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा ही मामला दुधवा नेशनल पार्क में देखने को मिला, जहां पर अधिकारी बजट का रोना रो रहे हैं। दुधवा नेशनल पार्क के जंगल प्रशासन के पास पानी का इंतजाम करने का बजट नहीं है। अधिकारी दुधवा फाउंडेशन से 25 लाख रुपए लेकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं। वन्य जीव प्यास से बेहाल हैं। जंगल में वाटर होल सूखने से पानी खत्म हो चुका है और बारिश के आसार फिलहाल, ऐसे में बारिश भी ना होने के चलते पानी की जो कमी है, दुधवा नेशनल पार्क के वन्य जीवों पर अब संकट गहराता नजर आ रहा है। और 2022 और 23 में बफर जोन में इसी मौसम में संक्रमण से 3 बाघों की मौत हुई थी, और फिर भी वाटरफॉल मैनेजमेंट पर बजट के अभाव में काम नहीं हुआ। जंगल के अंदर पोखरों के सूखने से वन्यजीव शारदा, सहेली, बुहाना नदी के किनारे प्यास बुझाने पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार से प्रथम किस्त के रूप में करीब 6.34 करोड़ का बजट मिला, जिसमें से 4 करोड़ बकाया डीजल पेट्रोल मुआवजा में खर्च कर दिया गया, और अधिकारी गैर सरकारी संस्थानों से मदद मांग रहे हैं। गैर सरकारी संस्था वाइल्ड फंड फॉर नेचर और पिछले 1.5 माह से पंप सेट से पानी भरवा रहे हैं। भयंकर तपिश से बचने के लिए मनुष्य तो कहीं न कहीं अपना जतन कर लेता है, लेकिन वन्य जीव आखिर वो कहाँ जाएं? यही सादा सीधा मामला जो है दुधवा नेशनल पार्क का आया है, जहां पर इतनी भयानक तपिश के कारण भी जो है वन्य जीवों की लगातार जो है मौतें हो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन इसका वो जो है जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है। यानी कि बताया जाता है कि बजट कमी के कारण जो है वन्य जीवों को पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। हम इस समय यही वन विभाग के HOD के कमरे के बाहर हैं। हालांकि इनसे जब इस बारे में पूछताछ की, जब मैंने जानने का प्रयास किया, तो साफ तौर पे उन्होंने मना करते हुए नजर आए, क्योंकि वजह ये बताएं कि अभी हम परेशान हैं, अभी हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं, तो जहां वन्य जीव जो है लगातार परेशान है, कहा जाता है विभाग की तरफ से कि हमारे पास बजट नहीं है, जिस कारण जो है हम जो जानवर हैं, वन्य जीव हैं, उनको हम पानी नहीं पिला पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जिस तरीके से लगातार तापमान जो है बढ़ता चला जा रहा है, और इस तापमान से बचने के लिए आखिर जंगली जानवर कहां पे जाएं? नदियां सूखी हुई हैं, शारदा नदी सूखी हुई है, आखिर कहां जाएं? तो ये सबसे बड़ी विषय है। लेकिन साफ तौर पे ऐसी बयानबाजी करना और अपने आप को बचाना, ये कितने गैर जिम्मेदार बयान जो है वो निकल के सामने आता। हालांकि जब मैं अंदर गया इनसे बातचीत करने के लिए, जो कि यहाँ के HOD हैं सुधीर कुमार शर्मा, और उनसे जब मैंने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उन्होंने साफ तौर पे अपनी समस्या बता करके, अपनी परेशानी बता करके खुद को किनारे कर लिया, यानी कि खुद को इस बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ है कि वन्य जीव जो इस गर्मी से परेशान है, आखिर उनका रक्षक कौन बनेगा? कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। दिल्ली से हम खबर आपको बता दें, NCR में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने के बाद लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चिलचिलाती गर्मी में बार बार वो लगातार हो रही बिजली कटौती ने उनका जीना दूभर कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली NCR में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने के बाद लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले लोगों की मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में बार बार और लगातार हो रही बिजली कटौती ने उनका जीना दूभर कर दिया है। बिजली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ शहर का लाइफ पूरी तरह से बिजली पे ही डिपेंड है। सुबह मॉर्निंग में पानी का यूज होता है, मॉर्निंग से लेके और जब तक हम सो नहीं जाते। पानी के साथ साथ हवा भी ज़रूरी है, क्योंकि शहर में छोटे छोटे मकान हैं और साइड में विंडो वगैरह तो होता नहीं है।
बच्चों के यूटी भी हैं, जो बड़े बच्चे हैं 9th to 12th उनके यूटी चल रहे हैं इस टाइम पे, तो पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है। शहर में आजकल के टाइम में आप जानते ही हैं कि कितना सफोकेशन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस हालत के लिए बिजली सप्लाई में कमी और तेज गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर और कूलर चलाने से बिजली की ज्यादा मांग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खास तौर पर रात को लंबे समय तक होने वाली बिजली कटौती ने स्टूडेंट्स और कामकाजी लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ाई है। लाइट की बहुत समस्या रहती है, 1-2 घंटे लाइट आती है मगर पूरी रात लाइट नहीं आती है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता है और फिर लाइट नहीं आती है, बच्चे भी बीमार रहते हैं, लू चल रही है उसकी वजह से, तो समस्या तो है ही है। अब बिजली कटौती से बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है। जैसे अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो उसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। रात में बिजली चली जाती है तो वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आती है। अब जैसे मेरा पेपर था, बिजली नहीं आ रही, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ा, मैं खुले में आया, कॉलेज के बाहर आया, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली कटौती की। लोगों की शिकायत है कि सही तरीके से बिजली सप्लाई ना होने की वजह से उनका बिजली का बिल भी कम नहीं हुआ। लाइट भैया बिल्कुल नहीं आ रही है, महीना खाड़ से बिल्कुल बहुत दिक्कत कर रही है और बिल बहुत बता रही है। इतने 1 महीने से इतने परेशान हैं कि बिल पूरा आ रहा है, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। रात को इतना कट मारती है, 6-6 घंटे बिजली गायब है, बच्चे परेशान हैं। पूरा दिन काम करके आओ, नींद भी पूरी ना मिले तो क्या होगा, आदमी बीमार ही होगा। अधिकारियों का कहना है कि वह हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। गर्मी के कारण लोड भी बढ़ा हुआ है। पिछले जो अभी अप्रैल में लोड था उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना लोड अभी सिस्टम पे चल रहा है। इसके कारण कहीं पे एलटी के फॉल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण कहीं पे सप्लाई रात में है। लेकिन हम लोग टीम पूरी लगाए हुए हैं, रात में दिन में पूरी टीम काम कर रही है और सप्लाई को नॉर्मल करने का पूरा प्रयास है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज धूप और गर्मी है और पारा लगातार चढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लू चलने और कुछ इलाकों में भीषण गर्मी की संभावना जताई है। इसी के साथ अब बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।